स्टार्ट कर दिया। ये अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेकंड यूनिट है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हो जाएंगे आराम से होंगे। ये टॉपिक भी डिफरेंट है, ये आराम से समझ में आएगा। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, मतलब यूनिट 2 से भी स्टार्ट करूँ तो भी समझ में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने यूनिट 1 और यूनिट 3 भी कर लिया उनको भी समझ में आएगा, जो यूनिट 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, बिकॉज आप 11th-12th में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ के आ चुके है ना, तो आपको पता है। करें स्टार्ट। यस मैम। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। बच्चे नाम रखे अमीशा नहीं है और वो दोनों भी नहीं है, प्रीति और भावना। और एक और किसी में कौन है? नीलाक्ष। अच्छा, चल। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा सबने? यस मैम। सबने पढ़ा है 11th-12th में? क्या होती थी पार्टनरशिप? बच्चों सोए मत रहो, जाग जाओ। क्या होती थी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। सही है, सही है। चलो, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन Two or more persons who have agreed to share the profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all. सबने पढ़ी है ये? है ना? 11th-12th की नहीं है, ये फाउंडेशन की। ये एक्चुअली 12th की है, लेकिन ये इतनी जो आवाज निकल रही है वो फाउंडेशन की है। हाँ, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है कितने लोगों के बीच में? 2 or more persons. कम से कम कितने लोग होना जरूरी है पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए? 2. ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड है। एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को इन द एग्रीड रेशो। Yes ma'am. ठीक है, ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. ये बात से सब लोगों को पता भी होगा कि any of them acting for all या by all के उसका मीनिंग क्या है? मीन्स या तो सब पार्टनर मिलके काम करते हैं या सब पार्टनर में से एक पार्टनर निकल के आता है जो काम करता है सबके बिहाफ पे। आ रही बात समझ? एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि इसका मतलब क्या आता है? अगर एक पार्टनर बैंक में लोन लेने गया, एक पार्टनर ए था जिसने बैंक से लोन लिया है, बैंक में उसने अप्लाई किया लोन के लिए और बैंक ने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? लोन प्रोवाइड कर दिया। पार्टनर थे फॉर्म में ए, बी और सी। बताओ, जब रीपेमेंट की बात आएगी लोन की तो रीपेमेंट किस किस को करना पड़ेगा? किसको? बताओ भाई। ए को भी, बी को भी और सी को भी। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि बैंक से लोन लेने कौन गया था? तो रीपेमेंट भी किसको करनी है? कहोगे ऐसा? ए भाग जाएगा छोड़ के फॉर्म। क्यों? एक तो तुम्हारे काम करो और ऊपर से लायबिलिटी भी अपने से ले लो। ठीक है, तो ए ने अगर ए बी सी के बिहाफ पर काम किया है, लेकिन लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? तीनों की अराइज होगी। इसीलिए यूज किया जाता है बाय ऑल, यानी कि बिजनेस या तो सब लोग मिलके चलाएंगे या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक पर्सन सबके लिए काम करेगा। ये थी बेसिक डेफिनेशन, यही थी पार्टनरशिप की।
अब एक बात बताओ, ये जो पार्टनरशिप में जो हमने ये 2 और मोर पर्सन्स लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्या बोलते हैं इनको हम? पार्टनर। इनको हम बोलते हैं पार्टनर, यही बोलते हैं। इनके बीच में अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो चैप्टर है वो किसके बीच में रिलेशनशिप की बात है? पार्टनर। किसके बीच में रिलेशनशिप की बात है? पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है पार्टनरशिप फर्म में? अब जरा सुनते जाना। एक बात बताओ, अगर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है इकट्ठे मिलकर, ठीक है, इकट्ठे मिलकर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारी जनरली क्या ड्यूटी बनती होगी? बताओगे? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जनरल ड्यूटी हमारी क्या बनती है एक पार्टनरशिप बिजनेस में? कुछ तो बताओ। पार्टनर्स को क्या क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करना चाहिए। दिमाग लगाना, काम करना, ये सब होना चाहिए, ये ड्यूटी होनी चाहिए उसकी। तो यानी कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अच्छा एक मिनट, ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ये मैंने क्या लाइन लिखी है जो आपने मुझे बताई है कि फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए सोचना चाहिए, फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सोचना चाहिए। ये क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब फायदा। फायदा। तो तुमने अभी मुझे बोला ना फर्म के फायदे के लिए काम करेगा, वो फर्म के फायदे के लिए काम करेगा। कॉमन का मतलब क्या है? सभी का एक ही गोल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमन का मतलब सभी का एक कॉमन गोल होगा, और वो क्या होगा? प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर हम फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। यही बात है। यस मैम। तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सोचना, ठीक है, उस पर काम करना। तो जनरल ड्यूटी में क्या आ गया कि हमको कैसे काम करना है? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो यहां पर मैं लिखूंगी टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। फर्स्ट ड्यूटी आपकी ये हो गई, फर्स्ट ड्यूटी आपकी ये हो गई। बच्चों समझ में आ रहा है? यस मैम। एक बार साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्री तो करो ना, ऐसे चुप करके बैठे रहोगे तो मुझे ये लगेगा बच्चे सो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। नो मैम, जाग रही। सब जाग रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, हम अब यहाँ पर बात करेंगे ड्यूटी की, ठीक है। तो सबसे पहली ड्यूटी मैंने क्या लिखी? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। दूसरा क्या होना चाहिए बताओ? और क्या ड्यूटी बनती है इनकी फर्म में रहते हुए? वेरी गुड। आपस में पार्टनर्स के ऊपर विश्वास ट्रस्ट होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अगर उसके साथ में फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, उसको धोखा देने की कोशिश करेगा, मतलब उसने क्या किया, मान लो एक क्लाइंट आया मेरे पास एक प्रोजेक्ट देने के लिए, ठीक है, एक क्लाइंट आया मेरे पास प्रोजेक्ट देने के लिए। मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट फर्म के नाम पर लेने की बजाय अगर मैं पर्सनल ले लूं तो फायदा किसके पास आएगा? सारा मेरे पास। लेकिन अगर फर्म के नाम पे लेते हैं तो फायदा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो अल्टीमेटली मेरा बेनिफिट कम हो जाएगा। तो एक लालच जो चीज होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है, तो वो लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। आप अगर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो तो आपकी जनरल ड्यूटी बनती है कि पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं दूसरा यहाँ पर लिख सकती हूँ, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू, हाँ जी बच्चों, क्या ठीक लिखा मैंने ये? टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। एक दूसरे के बीच में विश्वास होना चाहिए, धोखाधड़ी देने की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? तीसरा, इंफॉर्मेशन जो भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाओगे वो गलत नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? गलत का मतलब ऐसा नहीं, मिस्टेक्स तो हर किसी से हो जाती है, मिस्टेक्स तो हर किसी से हो जाती है। गलत मीन्स आपकी गलत इंटेंशन से वो अकाउंट्स नहीं बनने चाहिए। बात समझ में आ रही है? कि आप उन अकाउंट्स में झोलमोल करने की कोशिश ना करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है, जिसकी हम क्या बात कर रहे हैं? जनरल ड्यूटी की बात कर रहे थे। पहली ड्यूटी थी हमारी क्या, कि हमें अपनी फर्म का बिजनेस चलाना है, और वो किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज, आप एक दूसरे से विश्वास रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, आप फर्म के अकाउंट्स जो बनाएंगे, आपने जो ट्रांजैक्शंस किए उनके अकाउंट्स बनाए हैं, वो आप ट्रू अकाउंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. Means अगर ये सच्ची में मतलब जानबूझ के अकाउंट्स वगैरह जो भी है गलत बना रहा है, और वो लोग तो एक दूसरे पे फेथ करते हैं, कुछ गलती से हो रहा है, गलती से हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? ऑडिट नहीं होगी, सीए पकड़ लेगा गलती आपकी। इसलिए जा रहे हो, बनने क्यों जा रहे हो? है ना, इसीलिए ना, ताकि जो ये झोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा? सीए पकड़ेगा जाके। ठीक है, तो गलती से भी गलती मत करना, है ना। एक मिस्टेक होना सेपरेट चीज होती है, एक झोलमोल करना अलग चीज होती है ना। अकाउंट्स में एंट्री घुमाना जबरदस्ती जानबूझ के, वो अलग चीज है। ठीक है, रेंडर का मतलब क्या होता है? देना, एक तरीके से प्रोवाइड करना या रिप्रेजेंट करना, है ना। प्रोवाइड लिख देती हूँ, प्रोवाइड लिख दो। टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फो, किसको देने आपने ये? टू पार्टनर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बच्चों ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? बोलो बोलो। किसी की डेथ हो गई तो उसके, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में अब ऊपर से आत्मा बन के तो अकाउंट्स देखने आएगा नहीं वो, है ना। ऐसा होगा क्या? भूत बन के मुझे अकाउंट चाहिए, मेरे को अपना शेयर देखना था उसमें से, बेचारे पार्टनर्स तो डर जाएंगे, है कि नहीं? तू ही ले ले, है ना। पूरे अकाउंट्स क्या, सब बुक्स तू लेके चला जा। अब गेट बंद कर दो, कूलिंग कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कोई डेथ के केस में, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कौन अकाउंट्स के लिए आएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो क्यों आएगा? क्योंकि देखो वो चेक करना चाहेगा ना कि जो बंदा मरा है, जो पार्टनर मरा है, उसका हिस्सा कितना बनता था प्रॉफिट में, चेक तो करना चाहेगा ना। तो अगर वो चेक करने आता है तो आप उसको ट्रू अकाउंट्स दिखाओगे। ये मत करना उसका शेयर ही कम कर दो, क्योंकि वो तो गया, अब कौन लड़ाई झगड़े करने आएगा? ये भी झगड़ा कर सकता है अगर इसको गलती मिल गई तो। अगर देखो एक फैमिली का मेंबर होगा, सुनो, एक फादर थे जो पार्टनर थे, एक्सपायर हो गए, उनका बेटा आएगा तो क्या वो सोचेगा कि पापा का हिस्सा भी ले लूं, मैं अपनी जेब वाला अलग डाल लूं? तो पापा तो वैसे गए, हिस्सा तो उसी का ही है ना सारा, है ना। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये चेक करना चाहेगा कि बाकी पार्टनर्स कुछ मिस्टेक, मतलब कुछ फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, अब वो तो चेक करने आएंगे नहीं अकाउंट्स को, देखना मुझे ही है। तो आपको क्या करना है? ट्रू अकाउंट्स। ये भी एक तरीके से फेथफुल से ही रिलेटेड हो गया। अगर विश्वास होगा तभी तो आप दूसरे को सही डेटा रिप्रेजेंट करोगे। ये वही तो नहीं है जो क्लास लिख दी बचाओगे, कोई नहीं जाना है पर मतलब सर बैठे नहीं यहाँ हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रू अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे पार्टनर्स मांगे तो उनको, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांगे तो उनको आपने ट्रू अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो बच्चों मेरे साथ बोलोगे एक बार, जनरल ड्यूटी क्या क्या है पार्टनर्स की? यस, मैं एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द to be just and faithful to each other and to render true accounts and full information to partners or its
Yes, ma'am. इसी के साथ साथ आपकी एक्सप्लेनेशन भी पूरी हो जाती है। अगर जनरल ड्यूटी आ जाती है आपके क्वेश्चन में तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट तो याद रहता ही है। अगर आपका आ जाता है रिलेशन बताओ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स बिटवीन ईच अदर, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ना जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो ये आपका पैराग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे पैराग्राफ रेडी कर देंगे जिसमें आपको अंदर भी कुछ भी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वैसे आप क्या करते हो, पॉइंट्स याद कर लेते हैं, मैम अंदर तो कुछ भी चिपकाया हो, ऐसा ही होता है। होता था। तो था, वेरी गुड, लाइन बिल्कुल सही बोली, होता था। मतलब अब लिखना तो थोड़ा सा लॉजिकली लिखना, अगर याद नहीं आए तो आपको। ठीक है, चल पेपर में टेक्नोलॉजी की हाँ जी। सेकंड आता है आपका, फर्स्ट क्या था, जनरल ड्यूटी। सेकंड है आपका ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस caused by fraud। हाँ जी बच्चों, इंडेमनिफाई का मीनिंग बताएगा कोई? नहीं पता? चल, इंडेमनिफाई का मतलब होता है भुगतान। ठीक है, फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर आपने धोखे से फर्म को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर देखो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ फेथफुल रहेंगे लेकिन उनको फर्म के साथ भी फेथफुल रहना है। कहने का मतलब फर्म उन्हीं की है, फर्म के फेवर में ही काम करना है। फर्स्ट ड्यूटी बताई थी ना मैंने अभी कि फर्म के जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो फर्म के साथ ही धोखाधड़ी अगर करने की कोशिश की तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना लॉस फर्म को आपके फ्रॉड की वजह से हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, पार्टनर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देती हूँ। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट। इट कौन है यहाँ पर, फर्म लिख सकते हैं इसको, है ना। इट के नीचे से लिख लो फर्म, क्योंकि पता है समझते वक्त आप लिख लोगे ज्यादा बेटर रहता है, पेपर में ना फिर ध्यान ही नहीं रहता क्या लिखा गया है। ठीक है, तो एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट, यानी कि कॉज्ड टू फर्म बाय हिज फ्रॉड। हिज कौन है, पार्टनर। बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर आपने बिजनेस को चलाते हुए, फर्म के बिजनेस को चलाते हुए उसके साथ कोई धोखा करने की कोशिश की तो भुगतान किसको करना पड़ेगा, पार्टनर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भुगतान कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, पार्टनर कर रहा है इंडेमनिफाई किसको, फर्म। ठीक है, यही है। थर्ड पॉइंट इज, ये सेक्शन क्या है? अच्छा क्लास में सेक्शन बताती जाती हूँ। यहाँ पर जो सेक्शन कवर हो रहे हैं, जनरल ड्यूटी का सेक्शन है आपका सेक्शन 9। जो फर्स्ट पॉइंट था आपका जनरल ड्यूटी का, जिसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसका सेक्शन कौन सा है, 9। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जनरल ड्यूटी कितनी थी, 3। ठीक है, 3 ठीक है, सेक्शन 9 याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद 9 के बाद सेकंड पॉइंट था इंडेमनिफाई करना, है ना। इंडेमनिफाई करना सेक्शन 10। अब इसके लिए कोई निमोनिक बना लो ऐसा 10 नंबरी, फ्रॉड का काम ऐसा कुछ होता है ना, याद रह जाएगा। फ्रॉड वाला काम किया तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, सेक्शन 10। फ्रॉड का तो 2 नंबरी होता है, हम 10 नंबरी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई और ऐसे अच्छे निमोनिक्स मिले सेक्शन को याद करने के तो आप अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जितने बनेंगे बनवा दूंगी, किसी और को कुछ और आइडिया आए तो वो भी बता देना। जैसे 9 का याद हुआ, जनरल ड्यूटी 3 थी, 3 into 3 9 आपका बन गया था। सेक्शन 10 के लिए हमने 2 नंबरी फ्रॉड को 10 नंबरी फ्रॉड कर दिया था। ठीक है, रोहित तेरा दिमाग तो चलना चाहिए ऐसे कामों में, मैं तेरे से उम्मीद लगा रही हूँ कि ये काम कर सकता है। कि ये देखो क्या बोल रहे हैं, बेटा 1 नंबरी बाप 10 नंबरी। ठीक है, तो पार्टनर इंडेमनिफाई कर रहा है फर्म को, सेक्शन 10। इसके बाद आता है आपका, अब देखो वैसे कंटिन्यू चलेंगे। फर्स्ट 9 था, 10 के में क्या था, इंडेमनिफाई करने वाला। उसके बाद आपका है डिटर्मिनेशन।
डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ। ये कैसे पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ या फिर उससे गलती से हुआ? चेक करने पर, ऑडिट करने पर भी पता चलेगा। मतलब अगर ऑडिटिंग के टाइम पे सीए आपकी ये चीज निकाल देता है कि ये जो क्लाइंट, मतलब कई बार क्या होता है गलती जैसे पकड़ी गई, ठीक है, तो हम कहते हैं ना वो उगलवा लेना पार्टनर से कि बताओ ये क्या किया था, ये वाला फ्रॉड जो पाया गया, ये नुकसान हुआ है फर्म को, किसकी वजह से हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो पार्टनर खुद ही बोलना शुरू करते हैं भैया तो गए हम, है ना। इससे बढ़िया क्या है अपनी गलती मान लो। तो अगर कब पता चला तो भुगतान कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। सेक्शन नंबर बातें मत करो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जरा यहाँ पर दो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ मैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या होते हैं? राइट्स राइट्स क्या होते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ कर सकते हैं, जो चीज यहाँ राइट्स में लिखी होगी मतलब हम कर सकते हैं, और ड्यूटीज मतलब जो हमें करना है, करना पड़ेगा, करते हुए। ठीक है। ड्यूटीज का मतलब जो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन राइट्स का मतलब क्या है, हम कर सकते हैं, हो सकता है ना भी करें। राइट्स तो ऐसी चीज है ना, मन हो तो आप एक्सरसाइज करो और आपका मन ना हो तो एक्सरसाइज मत करो। जैसे हम कोई सामान लेने गए किसी शॉप से, ठीक है, जो मांगा था उसने वो नहीं दिया, अच्छा ठीक है, कुरकुरे लेने गए थे हम, है ना, हम गए किसी शॉप से कुरकुरे लेने, मत बोलो, कुरकुरे बोलो, मैं कुरकुरे बोलती है दुकानदार, कुरकुरे, अच्छा हम लेने गए शॉप से कुरकुरे, उसमें हमें पकड़ा दिए टकाटक, वो भी ठीक है, अब सुनना मेरी बात, उसने हमें पकड़ा दिया टकाटक, हमने उसको स्पेशली बोला था क्या चाहिए, कुरकुरे, उसने पकड़ा दिया टकाटक। अब आपके पास क्या राइट बनता है, आपके पास क्या राइट बनता है कि उसे बोलो कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो चीज मैंने मांगी मुझे वही चाहिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मना कर दो, ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन मुस्कान जैसी लड़की थी, चलेगा, है ना, कह रही है ना, वो भी चलेगा, वो भी अच्छे होते हैं, है ना, तो टकाटक लिए और चले गए। इसके पास राइट था कि कुरकुरे वापस करके, सॉरी टकाटक वापस करके कुरकुरे ले सकती थी, लेकिन इसने अपने राइट को इस्तेमाल इसने एडजस्ट कर दिया, है ना, एक तरीके से, ठीक है, मेरे पास तो राइट है कि मैं वापस कर सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, है ना। तो बस यही डिफरेंस मैं समझाना चाहती थी, ये लाइन ही निकलवाना चाहती थी, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मुस्कान को मैंने उठाया ही नहीं था, ठीक है। तो कर सकते हैं का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास राइट है, मे बी हम इसको एक्सरसाइज करें और मे बी हम इसको एक्सरसाइज ना करें, और करना पड़ेगा से मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपने ड्यूटीज नहीं निभाई तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। क्लियर है क्लास? हाँ जी, आज बच्चे बोल नहीं रहे, परवेश का क्या हो गया, तब क्या हो गया? मैं मुस्कान मम्मी की गोली दे दी इसको सुबह देखो, परवेश का तबीयत ठीक है? क्या हो गया हमें? मैम 2 डायमंड आगे गिरा चलो, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, हाँ जी, जो ये राइट्स और ड्यूटीज हैं ये कहाँ पर लिखी जाती हैं? एग्रीमेंट में। बताओ, ये राइट्स और ड्यूटीज हैं ये कहाँ पर लिखी जाती हैं? एग्रीमेंट में। अरे सेम अभी के लिए सेम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा जब मैं डिफरेंस बताऊंगी दोनों में, ठीक है, अभी के लिए दोनों सेम है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा जब मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी।
तो आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म का एग्रीमेंट बनाया है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट में ही आप लिखोगे राइट्स में क्या क्या लिखोगे। मेरा राइट है 1:1:1 का रेशियो था, तो मेरा राइट है 1/3 प्रॉफिट लेने का, है ना, ये राइट है आपका, ठीक है। और क्या क्या राइट्स हैं? अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं अकाउंट्स मांगना चाहूँ तो फॉर्म को मुझे अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे, ये मेरा राइट है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको कहाँ लिखनी है? एग्रीमेंट में। ड्यूटीज भी कहाँ लिखनी है? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में होंगे तभी तो हम ड्यूटीज निभाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में जब हम ड्यूटीज लिखते हैं ना तो नीचे हम साइन भी करते हैं। क्या साइन करते हैं हम? कि हम ये ऊपर दी हुई ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो पनिशमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट में लिखी होती है, तो यानी कि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमिन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये राइट्स और ड्यूटीज लिखी जाती हैं। और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। बच्चों याद है कोई? यस यस। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बताओ भाई। नहीं बच्चों, इन दो वर्ड्स का कोई मीनिंग पता है आपको? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अच्छा, एक्सप्रेस का मीनिंग बताओ। एक्सप्रेस तो पता होगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपनी बात रखना, है ना, किसी के आगे। एक्सप्रेस करने का मतलब जो बात मेरे अंदर है, ठीक है, दिल के अंदर है या दिमाग के अंदर है, उसको बाहर लाना, जुबान पर लाना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस करना। और इम्प्लाइड क्या है? ये तो इम्प्लाई करते हैं, भी करना ही है। इम्प्लाइड करने का मतलब ये हो गया कि मैंने वो बात बोली नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ से पता चल गया कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ। अरे बात समझ, ऐसा होता है ना कई बार। अब जैसे मेरे को परमेशिका की फीलिंग समझ में आ रही है, बहुत कुछ बोलना चाह रही है, पर आज पता नहीं किस फाउंडेशन से रुकी हुई है ये। कोई बात नहीं, क्लास के बाद इसकी अच्छे से क्लास लेंगे, है ना। क्या हुआ परमेशिका? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, किसी ने डांट दिया है? ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ मैम आज तक, है ना। चलो, तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? बिना कुछ कहे वो बात समझ में आ जाना, बिना कुछ कहे वो बात समझ में आ जाना। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात स्पेशली लिख दी है, तो उसी को फॉलो करना। यानी कि जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 रहेगा, तो किसकी बात मानेंगे हम? एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि उसमें एक्सप्रेसली ये बात प्रोवाइड की है कि 3:2:1 का रेशियो रहेगा। लेकिन इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा? अगर मान लो आपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा रेशियो के बारे में, तो आप कितना प्रॉफिट शेयर करोगे? तो ये इम्प्लाइड है ना, है ना। बिना कुछ कहे ही ये बात नजर आती है कि आपको लॉजिकली ये रेशियो रखना चाहिए, है ना। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों चीजें समझ में आती हैं आपको? ये दोनों ओरल के पार्ट होते हैं। रिटन के, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वो बात अलग है आपकी। लेकिन प्रैक्टिकल ये दोनों के ही हो सकते हैं, ओरल के भी दोनों हो सकते हैं और रिटन के भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। रिटन में भी आप कोई बात एक्सप्रेस करके लिख सकते हो और कुछ बात इम्प्लाइड भी हो सकती है, बिना लिखे ही पता लग सकती है। लेकिन ओरल में भी ऐसा हो सकता है, या तो बात आप बोलकर किसी को कह दो, या फिर नहीं भी कहोगे, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मान लो हम एक बिजनेस चला रहे हैं, 2 लोग, कितने लोग? 2 लोग। हम क्या करते हैं, हम बिजनेस चलाते हैं, अपनी सेल परचेज करते हैं और जो प्रॉफिट बचता है ना वो हम इक्वल बांट लेते हैं। अब इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा, लेकिन इनकी एक्टिविटी कैसी चल रही है? पार्टनरशिप फॉर्म जैसी चल रही है। तो एक तरीके से इम्प्लाइड हो गया ये कि ये लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म ही चला रहे हैं, है कि नहीं बात? हाँ जी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जब चल रही होगी तो उनका एक एग्रीमेंट जरूर होगा, रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि बाद में कोई लड़ाई झगड़े ना हो उसके लिए, ठीक है। क्लियर है? अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करना चाहो, ओरल एग्रीमेंट करेगा कोई? नो मैम। कर लो। नो मैम। हम धोखा दे दिया तो हर किसी
किसी को ये डर होता है, ठीक है, इसलिए हम किसको प्रैक्टिकली हम किसको प्रेफर करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। आपका आता है नेक्स्ट एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेंट विरोध कहते हैं ना जिसको, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसका मतलब होता है विरोध करना। देखो मीनिंग क्या है इसका, Such contract may provide that partner shall not carry on any business other than that of firm while he is a partner। अगर कोई पार्टनर एक फर्म में पार्टनर बनके काम कर रहा है तो वो उसके साथ साथ अपना कोई दूसरा बिजनेस बताओ चला सकता है या नहीं? नहीं चला सकता ना, इसमें नहीं चला सकता, लेकिन चला सकते हैं आप। अभी आगे ये बात आ जाएगी आपकी, ठीक है। अभी के लिए क्या पढ़ोगे आप, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में जो बात लिखी हुई है उसको अभी इग्नोर करते हुए, ये लाइन जब भी आपको मिले ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27, यानी कि जो बात उसमें लिखी हुई है उसको इग्नोर करते हुए आप ये लाइन पढ़ो। यानी कि उसमें यही लिखा होगा ना कि कर सकते हैं, तभी तो उसने इग्नोर करवाया उस बात को, तो उसको इग्नोर करते हुए आप क्या कह रहे हैं, नीचे लाइन देखो, सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन, इसको अंडरलाइन कर लेना, शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो जब वो किसी फर्म में पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फर्म का ही बिजनेस चलाएगा, उसके अलावा कोई बिजनेस नहीं चलाएगा। ये बात कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे अपोजिट बात बोलेगा। आगे बात समझ, तो अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं हम कि फर्म के बिजनेस के साथ साथ आप कोई और बिजनेस नहीं चला सकते। क्लियर है? नॉट स्टैंडिंग वाली लाइन का मीनिंग क्लियर है, उसमें लिख लो नॉट स्टैंडिंग, यहाँ पर लिखा हो ना एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27, वहां पर लिख लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई बात को ना मानते हुए या इग्नोर करते हुए अभी के लिए, ठीक है। करने बच्चों, तो यानी कि राइट्स और ड्यूटीज, दो पॉइंट लिखे हमने इसमें। राइट्स और ड्यूटीज आपकी कहां पर लिखी होती है, एग्रीमेंट में लिखी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। कॉन्ट्रैक्ट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकते हैं। दूसरा आपका एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मींस फर्म का जो बिजनेस आप चला रहे हो उसके अलावा आप कोई और बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो आप यहाँ से अपोजिट बात पढ़ोगे कि हम बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरा भी। अच्छा, प्रैक्टिकली देखा आप लोगों ने, एक बंदा कहीं किसी फर्म में पार्टनर है तो क्या वो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा, कर रहे हैं ना, सब करते हैं, और कोई इलीगल नहीं है, ये कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है एक पार्टनर, बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म में भी तो पार्टनर हो सकता है। हाँ, देखो कईयों में आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्टिव पार्टनर हो, है ना, वहां पर पूरा बिजनेस आप संभाल रहे हो। कईयों में हम ऐसा होता है कि पैसा लगाकर छोड़ देते हैं, है ना, तो आप पार्टनर तो कहलाएंगे ना, चाहे पैसे लगाकर आपने भूल गए उसको, लेकिन आप पार्टनर तो कहलाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रहेगा आपका। चलो, फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंडक्ट ऑफ द बताओ बच्चों, सेक्शन ऑफ द सेक्शन 12, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मुस्कान, यस मैम, आज बातों में क्यों लगी हुई थी? मैम इसके रास्ते में यार चाबी लगा के पीछे देख लिया। हाँ,
आज यहाँ पे चाबी लगा दी इसने किसी ने, चाबी खिलौने वाली चाबी। क्या वाली ये पता नहीं क्या हो गया। प्रवेशिका बोलो नहीं तो उसको चैन नहीं आएगा। वैसे वो कह रही है मुझे डिस्टरबेंस होता है, लेकिन तुम बोलते रहो। किसी को नहीं बोलना जबरदस्ती है। जबरदस्ती है तो पहले क्यों बोले थे? उसको आदत हो गई ना। चलो अब हम इसमें 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेशन दे। मैम इनको पढ़ाएगा बंद कर क्या करेंगे? किसी को नींद तो नहीं आ रही? नो मैम। कहीं नींद में कुछ गिर रही हो नीचे? मैं सब नीचे गिरा हुआ है और इधर रह है अपने पैरों से। मैंने कहा था वहां बैठ जाओ, नहीं बैठ गई, ना बैठ गई। अच्छा ये ना सब वहीं पे क्यों ऐसे ग्रुप बना हुआ? इधर आ जाओ ना। मैंने बोला था कि जाना उधर ही है पर नहीं गई। ये 2 सीट्स भी तो खाली है। या बैक बेंचर ही रहे हो शुरू से? सर ने मना किया था वहां बैठने के लिए। आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, हम लड़ाई हम भी देख लेंगे। चप्पल फाइट चल रही है। दीदी 2 ही पैर है ना तुम्हारे पास? ज्यादा गर्ल्स होने का नुकसान है क्लास में। पहला बैच मुझे ऐसे मिला है जिसमें गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। आपकी लास्ट ईयर इच्छा होगी ना? पता नहीं ऐसी कोई इच्छा थी तो नहीं मेरी, लेकिन ऐसा हो गया। तो मैम यहाँ की गर्ल्स बॉयज से कम नहीं। हम तो है ही नहीं। देखो कैसे फाइटिंग कर रही, लड़के कर सकते हैं ऐसी फाइट? बिल्कुल भी नहीं। चप्पल फाइटिंग है ना, बॉयज नहीं कर सकते। ऐसे ही फाइट करते हैं, चप्पल फाइट और मैं बोल रहा हूं पैन फाइट। देखो खुद ही बोल रही है। पैर भी क्यों कह रहे हो? लात बोलो ना, लात है ना। तुम्हारा सही वर्ड तो वही रहेगा। छोटी फाइट वो भी करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया होगी। उसने बस। किसी की तरह घूमेंगे। आ जाओ भाई। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में हम क्या डील करेंगे? हर एक पार्टनर के पास एवरी पार्टनर हैज अ राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो आप किसी टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्लास, आप किसी भी फर्म में पार्टनर बनने जा रहे हो, ठीक है? क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप भी उसका बिजनेस संभालो? हाँ। या पैसे लगा के भूल जाओ? अगर एक्टिव होगा तो एक्टिव। देखो वो तो बड़े रेयर केस होते हैं जिसमें स्लीपिंग पार्टनर वाली बात है कि उसने पैसा दे दिया और छुट्टी, है ना? ये आपको पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जनरली आपकी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब काम करते हैं, ठीक है? किसी ने कुछ ब्रांच संभाल रखी होती है, किसी ने कोई ऑफिस संभालना होता है, ठीक है? तो यानी कि हर एक पार्टनर के पास, अगर देखो एग्रीमेंट में लिखा आपने कि A, B, C 3 पार्टनर हैं, A तो एक्टिव पार्टनर है, मींस A तो हमारी बिजनेस का जो बिजनेस है फर्म का वो चलाएगा, लेकिन B सिर्फ पैसे लगा के छोड़ देगा। अगर ऐसी बात आपने एग्रीमेंट में लिखी है तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो तीनों पार्टनर के पास सेम राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफिकली क्या प्रोवाइड किया कि A, B, C 3 पार्टनर थे, A जो है वो बिजनेस को संभालेगा, ठीक है? C को हमने अकाउंट्स का काम दे दिया कि तू अकाउंट्स बना लियो, B तो घर बैठ। इसने क्या किया था, थोड़ी सी कैपिटल ज्यादा लगा दी थी और इसने कहा कि मुझे नहीं करना काम, ठीक है? मैं सिर्फ पैसे दूंगा, आप मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना हिस्सा दे देना मेरा, है ना? तो बी ने ऐसा बोला। अगर एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया है, बी भी रेडी है, ए भी रेडी है, सी भी रेडी है इस चीज के लिए, तब तो बात समझ में आती है ना? लेकिन अगर एग्रीमेंट में आपने कुछ नहीं लिखा इस बारे में, तो बताओ ए, बी, सी तीनों के पास राइट होना चाहिए कि वो हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट है,
एवरी पार्टनर इज बाउंड, देखो जहां पर राइट की बात आएगी वहां ध्यान रखना मेरे पास अधिकार है ना, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन दूसरा देखना, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duty in the conduct of the business। diligently का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना पूरी, क्या बोलते हैं उससे, शिद्दत से, शिद्दत से, है ना, शिद्दत। इसका एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी वर्ड, मंजिला, is bound। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको वर्ड बता देती हूँ इसका मतलब, वो याद कर लेना, कई बार ना डिलीजेंटली याद नहीं भी हो पाता आपको। मीनिंग समझ में आ गया ना? परिश्रम पूर्वक, है ना? मैम ये गंगा जल्दी क्या यार जब इतनी शुद्ध हिंदी आ रही है इसको। बहुत अच्छा मिल नहीं रहा है, एक्टिव बिजी, इसमें ऐसा कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा जो डिलीजेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। वो बोल रही है ना परिश्रम पूर्वक, वो ज्यादा सही लग रहा है उसे, तो पूरी शिद्दत ही लिख लो तो, ठीक है, शिद्दत ही लिख लो। तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, याद रहेगा बच्चों, डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है? हर एक पार्टनर बाउंड है अपनी ड्यूटीज को पूरी शिद्दत से निभाने के लिए। बाउंड है मींस उसको करनी ही करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी निभानी ही निभानी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखना पॉइंट, एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स and every partner shall have right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of business without the consent of all partners। किसी को समझ आई लाइंस? नहीं आई है ना? चलो, सी पॉइंट में मैं दो बना रही हूँ। एक तो आपका देखो, दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। बिजनेस यहाँ पे वो बिजनेस नहीं है व्यापार चलाना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन भी आप नहीं समझेंगे, यहाँ पे आप एक ही लाइन लिखो मैटर्स, बिजनेस मैटर्स लिख लो, बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस मैटर्स लिख लो, इसको एक ही चीज कर रहा हूँ, बिजनेस मैटर। आपके दो तरीके के मैटर्स हो सकते हैं, क्या? या तो आप फर्म का बिजनेस का नेचर चेंज करना चाहते हो, नेचर ऑफ बिजनेस अगर आप चेंज करना चाहते हो मीन्स आप बिजनेस ही चेंज कर रहे हो। एक बंदे का कपड़े का काम था, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, अब राशन की दुकान खोल ली है उसको, लॉकडाउन में बड़ा नुकसान हो गया है ना, कपड़े वालों के पास कोई जाता ही नहीं था खरीदने, है कि नहीं? नेसेसिटी वाली चीज नहीं थी ना ये, सबके पास इतने तो होते ही हैं क्योंकि घर पे ही तो बैठना था। तो उन्होंने क्या सोचा, राशन का काम बहुत बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन में भी, क्यों ना हम चेंज ही कर लें, ठीक है। ठीक है, तो आपके मैटर्स क्या हुआ, या तो आप नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हो, और मैं दूसरे पॉइंट में क्या डालूंगी यहाँ पर, अदर देन चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। समझ में आया? नेचर चेंज करना बिजनेस का या बिजनेस को चेंज करना, और इसके अलावा जितने भी मैटर्स हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स। ऑर्डिनरी क्या होते हैं, सामान्य चीजें, नॉर्मल चीजें। जैसे मान लो एक बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, उसमें कोई क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट में हमने उस क्लाइंट को यस बोलना है या नो बोलना है, यस बोलना है या नो बोलना है, ऑर्डिनरी मैटर है।
कि मेरी फर्म का काम ही ऐसा है कि मुझे क्लाइंट से डील करना होता है, और क्लाइंट जब मुझे कोई प्रोजेक्ट देता है तो या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं हम कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? अगर मान लो आपकी फर्म में 10 पार्टनर हैं, तो कितने पार्टनर का आपको कंसेंट चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? बताओ। दिमाग से। अरे सबका दिमाग अलग चलेगा ना। 10 लोग, अच्छा एक पर्सन है ना जहाँ पर, वो तो एक ही डिसीजन लेगा, या तो हाँ या तो ना। मेजॉरिटी 4 ने बोला एक्सेप्ट करो, 6 ने बोला रिजेक्ट करो, क्या करोगे? Reject। 5 ने बोला एक्सेप्ट करो, 5 ने बोला हम टोस्ट घूस खिलाएंगे। घूस खिलाएंगे। किसको? पार्टनर्स को? फॉर्म हम खिलाएंगे? ये कुरकुरे खिला देंगे रहने। अच्छा मैं ये वाला अगर एग्जांपल ले लूं तो एक्सेप्ट, यानी कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो? मेजॉरिटी डिसीजन ले रहे हो आप। किस केस में? ऑर्डिनरी मैटर्स में। किस केस में? कि आपको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना। देखो ये तो रोज का काम है ना, क्लाइंट आएगा प्रोजेक्ट देगा, एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे, ये ऑर्डिनरी मैटर है आपके फर्म का, है ना। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या डिसीजन लोगे? मेजॉरिटी डिसीजन। मैं यहाँ डाल सकती हूँ मेजॉरिटी डिसीजन। लेकिन अगर मान लो आप पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, क्लॉथ मर्चेंट थे पहले आप, अब क्या बनना चाहते हो? ग्रोसरी बेचना चाहते हो। बताओ 6 अगर हाँ करे 4 ना करे तो ग्रोसरी का शुरू कर दे काम? 6 क्या कर रहे हैं? हाँ कह रहे हैं कि ठीक है चेंज कर लो, कर दो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन ले, बताओ कैसा डिसीजन लेना चाहिए? ये क्या ये ऑर्डिनरी मैटर है? बिल्कुल चेंज। ये स्पेशल मैटर है। देखो एक काम ही चेंज करना बहुत दिक्कत होती है, कहना आसान लग रहा है बैठे बैठे। एक बार कभी सोच के देखना अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेटअप बिजनेस को खत्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। स्पेशल मैटर को डील करने के लिए आपको क्या चाहिए? 10 के 10 लोग सहमत हो तभी चेंज करना, अदरवाइज मत करना। आगे बात समझ? हाँ जी है किसी के फादर का ऐसा बिजनेस? कोई किसी के फादर बिजनेसमैन नहीं है, सब जॉब में है। किस चीज का काम है? अच्छा तो तुम्हारा सेम कजन्स हो गया। अच्छा चलो ठीक है। तो यानी कि आपको अगर अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 के 10 की सहमति चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लिख दो ऐसा। कंसेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लॉ में ना ये वर्ड्स याद कर लेना, मैं इसलिए जोर देती हूँ थोड़ा सा। कंसेंट ये याद रख लेना, कंसेंट वर्ड बहुत यूज होता है। अब कहीं पे भी आप पेपर में कुछ भी ऐसा लिखते हो ना सहमति वाली बात, तो आप कंसेंट वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, आप पढ़ो इस पैराग्राफ को, आप समझ में आएगा। Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of partner। तो ordinary matters में अगर कोई difference आता है, difference मतलब 6 लोग हाँ कह रहे हैं 4 लोग ना कह रहे हैं, difference आ गया ना ओपिनियन में, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? मेजॉरिटी से डिसीजन लोगे। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर एक पार्टनर के पास अधिकार है अपनी बात को रखने का। ऐसा मत करना 10 पार्टनर है ए तू चुप कर। आपको ऐसा नहीं करना। क्या करना है? सबके पास अधिकार है बोलने का, कम से कम उसका ओपिनियन तो सुन लो, है कि नहीं? तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। लेकिन डिसाइड होने से पहले अपनी बात रखना। डिसीजन लेने के बाद अपना ओपिनियन रखने का कोई फायदा नहीं होता। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ। आप सारे पार्टनर्स की कंसेंट लिए बिना बिजनेस के जो नेचर है, मतलब बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ? तो मैंने जो 2 बनाए थे ये बिजनेस मैटर्स, वो आपको क्लियर है? इसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी,
इसको आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डिनरी मैटर्स। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो स्पेशल मैटर। क्लियर है? तो कितने तरीके के बिजनेस मैटर्स हो गए? ऑर्डिनरी मैटर और स्पेशल मैटर। स्पेशल मैटर में क्या आ गया? आपका बिजनेस ही चेंज होना, और ऑर्डिनरी मैटर्स में क्या आ गया? बिजनेस के चेंज होने के अलावा वाले मैटर्स। ठीक है, उनको आप मेजॉरिटी डिसीजन से सॉल्व कर लेना, लेकिन यहाँ पर आपको यूनैनिमस कंसेंट चाहिए होगी। यूनैनिमस का मतलब क्या होता है? यूनैनिमस सभी की सहमति, है ना? सभी की सहमति। यूनैनिमस रेजोल्यूशन वर्ड में यहाँ यूज नहीं करूंगी, आपका इंटर में आएगा तभी समझाऊंगी मैं यूनैनिमस रेजोल्यूशन क्या होता है। यूनैनिमस का मतलब होता है सब लोग एक ही फेवर में, है ना? यूनिटी एक तरीके से, है ना? तो सब लोग एक ही चीज के हित में। तो या तो सारे लोग अगर बोले नहीं चेंज करना तो आप नहीं करोगे, या सारे लोग बोले चेंज करना है तो आप चेंज करोगे। ठीक है, क्लियर है? अगर एक भी कहे कि मतलब नो कह रहे हैं कर लो, नहीं कर सकते आप चेंज, नहीं। आपको ऑल बोला है तो ऑल का ही कंसेंट लेना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू। एक्सेस का मतलब, एक्सेस का मतलब वहां तक जाना, चेक और पहुंचना। एक्सेस का मतलब होता है देखना, किसी चीज को एक्सेस करना। कंप्यूटर में आप कहते हैं ना एक्सेस करना फाइल को, है ना? तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस। एक्सेस करना मींस उस अकाउंट्स को देखना, इंस्पेक्ट, चेक करना, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने में तो ऐसा होता है ना, आप सारी चीज की डिटेल निकाल निकाल के देखते हो, उसको इंस्पेक्ट करते हो। और कॉपी, कॉपी करना मींस उसकी फोटोकॉपी निकालना। कॉपी ऑफ एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो एक्सेस भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, और उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। किसकी? बुक्स ऑफ द फर्म की। ठीक है ये हमारे पास राइट कि जब चाहे हम, जब चाहे का मतलब ये होता है कि बिजनेस आवर्स में, जब चाहे का मतलब बिजनेस आवर्स में। रात को 12 बजे पार्टनर फोन करके कह रहा है फर्म में कि मुझे अकाउंट्स देखने हैं, आज दो घुमा के, है ना? बिजनेस आवर्स में अगर कोई पार्टनर डिमांड रखता है कि मुझे अकाउंट्स देखने हैं, यस आपके पास राइट है, आप देख सकते हो। ठीक है, बिजनेस आवर्स आपके कौन से होते हैं? 10 to 5, 10 to 6, 10 to 6 ये आपके बिजनेस आवर्स होते हैं। डिफर भी कर सकते हैं, है ना? कई लोगों का 11 भी होता है, कई लोगों का 9 भी होता है। नॉर्मली आपका 8 आवर्स की वर्किंग होती है। चलो, तो हर एक पार्टनर के पास राइट है एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का और उसकी कॉपी लेने का। ई पॉइंट, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो हिज हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और देयर ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, इन तीनों में से कोई भी, या तो उसका लीगल हायर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसने जिस पर्सन को ऑथोराइज किया हो अपने मरने से पहले कि मेरे मरने के बाद तू कर लियो ये काम, है ना? तो जो पर्सन उसके द्वारा ऑथोराइज होगा, जो एजेंट उसके द्वारा ऑथोराइज होगा, शेल हैव अ राइट, उसके पास राइट होगा किस चीज का? एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का और कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ई पॉइंट में क्या नाम दिया? डेथ वाले केस में, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। किस किस को राइट दिया हमने? इसके हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, और थर्ड में क्या था? ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। ऑथोराइजेशन का मतलब समझते हो? जिसको अथॉरिटी है, जैसे मैंने उसको पेपर के थ्रू एक ऐसा ऑथोराइज करके दे दिया था कि मेरे मरने के बाद तू ये काम कर लियो, है ना? ऑथोराइजेशन करना मींस उसको साइन करके ऑथोराइज कर देना, है ना? लीगली ऐसे मुंह से बोल के काम नहीं चलेगा। आपने एक डॉक्यूमेंट के थ्रू लिखा कि मेरी डेथ के केस में ये पर्सन, फलाना पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कॉपी ले सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट,
ठीक है, फर्म के। तो मैंने साइन करके ये पेपर रख रखा था, और ये पेपर अगर एजेंट मुझे दिखाएगा कि देखो मेरे को ऑथराइजेशन मिला था, तो मैं चेक कर सकता हूँ। क्लियर है? पांचों पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। चलो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently the duties of the partner in the conduct of business. Clear है? उसके बाद any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of partners, and every partner has a right to speak, है ना, a right to express his opinion before the matter is decided. And in case of special matter कौन सा था? जहां पर आपको बिजनेस ही चेंज करना है, वहां पर आप कैसा डिसीजन लोगे? Consent of all the partners. So no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners. उसके बाद every partner has a right to access to inspect or copy of books of the firm. उसके बाद यहाँ पर in the event of death of partner, his hire, his legal representative और duly authorized agent, आपका मतलब उसके पास राइट है एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का और कॉपी ऑफ बुक्स लेने का। क्लियर है बच्चों? सारा एक बार दोबारा पूछ लो। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज थी? Profits maximize common goal. सबसे पहली ड्यूटी क्या थी? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सेकंड, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। थर्ड इज to render true accounts and full information to partner or his legal representative। ये था आपका सेक्शन 9। सेक्शन 10 क्या था? ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड टू द फर्म, है ना। पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फर्म को इन केस ऑफ लॉस बाय फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11, उसमें था डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? राइट्स एंड ड्यूटीज आर कहां पर लिखी जाती हैं? एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। तो राइट्स और ड्यूटीज आपकी कहां पर लिखी जाती है? डिटरमिन की जाती है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, आप फर्म के बिजनेस के अलावा, जब आप वहां पर पार्टनर हो, उसके अलावा कोई बिजनेस नहीं चला सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लाइन लिखनी है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। क्लियर है? वहां जो बात लिखी हुई है उसको इग्नोर करते हुए हम इस बात को पढ़ेंगे कि जब आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो पार्टनरशिप फर्म के अलावा आप किसी और बिजनेस नहीं चला सकते हो। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट था आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें 5 पॉइंट थे जो अभी हमने रिवाइज कर। एक बार फुल रिवीजन क्लास में भी कराऊंगी। और अभी मेरे को कोई आवाज नहीं आई बच्चों की। मैं जितना जहाँ पे ऐसा पढ़ा रही हूँ ना, मुझे आवाज वैसी आनी चाहिए। जो मैं लाइंस लिख रही हूँ ना, वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर से वो आवाजें निकलनी चाहिए, पर वो नहीं निकल रही है ना। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. किसी को नींद भी आ रही है? No, ma'am. बता दो अभी भी। मुस्कान, मुस्कान को तो नहीं आ रही होगी, सो रही है ये। प्रवेशिका, जगा दे भाई उसे। जाग तो रही है, 10 बार पर हो गई है। पचास पीछे बार। देख, क्या भी देख। देखो कहीं 50 बार। हम ब्लैक बोर्ड इधर लगवा दो कल से। कहाँ आप पर? उधर खड़े होकर पढ़ाया करो, ब्लैक बोर्ड इधर लगवा दो। अच्छा, फिर लिखूंगी कैसे मैं? हम वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ी करिए। है ना, यहाँ पे एक डंडा लगवा दूंगी, सीधा यूं ही चलता रहेगा, है ना। चले आगे। अच्छा क्लास, एक चीज मैं और समझाना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी सेक्शन 12 आपको बताया था ना, सेक्शन 12। Yes, ma'am. अच्छा, मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको ये बताया था कि हम कैसे पढ़ते हैं सेक्शन
12 इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। और अगर इसके आगे भी कोई ब्रैकेट हो तो क्लोज 1, इसके आगे भी कोई ब्रैकेट हो तो सब क्लोज बी। ऐसे पढ़ते हैं ना कैसे? सेक्शन 12 सबसेक्शन ए क्लोज 1 सब क्लोज बी। लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आपका हो गया सेक्शन, ये हो गया आपका सबसेक्शन, ठीक है। ये हुआ आपका क्लोज और ये हुआ आपका सब क्लोज। क्लियर है? हाँ ठीक है बच्चों। यस मैम। तो अगर आपको सेक्शन 12 के जो पांचों पॉइंट हैं, अगर ये आपको सीरीज में याद आए, कैसे याद आए? सीरीज में याद आए, तो आप यहाँ पर ए बी सी लिखना, क्योंकि ना कि इसके सबसेक्शंस हैं, समझ रहे हो? सेक्शन 12 सबसेक्शन ए, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सीरीज में याद आए पेपर में, तो आप ऐसे ए बी सी डी ई लिखना। अगर आपको सीरीज याद नहीं है लेकिन पॉइंट सारे याद है, तो आप कैसे लिखोगे? ये हटा देना, आप क्या लिखोगे? या तो ये बना दो, या ये बना दो, या ये बना दो, कुछ भी बना दो। मींस ए बी सी डी ई मत लिखना। क्लियर है? 1 2 3 4 5 भी मत करना, है ना। अगर आपको सीरीज याद है कि पहला पार्ट क्या था, अभी याद है किसी को? सेक्शन 12 राइट टू टेक पार्ट। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली ऑफिस ड्यूटीज। थर्ड पॉइंट क्या था? ऑर्डिनरी और स्पेशल मैटर, मेजॉरिटी डिसीजन और कंसेंट ऑफ ऑल द पार्ट में। फोर्थ पॉइंट एक्सेस इंस्पेक्टर वाला और कॉपी वाला था। एंड फिफ्थ पॉइंट डेथ के केस में एक्सेस इंस्पेक्टर कॉपी वाला था। अगर आपको ये पांचों सीरीज में याद आ जाता है तो ए बी सी डी ई करके लिखना, नहीं आते तो कुछ भी ऐसा मार्क लगाना जिससे वो सबसेक्शन ना डिनोट हो, है ना। क्योंकि मान लो किसी को अगर यहाँ पर उसने लिख दिया ए बी सी डी ई, है ना, यहाँ तो बात कर रहा है वो एक्सेस की, तो आपने तो लो ही चेंज कर दिया ना, है ना। एक्सेस वाली बात कहाँ लिखी हुई थी? सेक्शन 12 सबसेक्शन डी में लिखी हुई थी, लेकिन आपने क्या कर दिया? सेक्शन 12 सबसेक्शन ए में एक्सेस वाली बात लिख दी। तो लो चेंज करोगे ना तो नंबर कट जाएंगे, है ना। लो का पूरी डिटेल अगर आपको पता है तो पेपर में लिख के आओ, नहीं पता अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो प्लीज लो वाली चीज को खराब मत करो, है ना। तो स्टार बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, स्टार बना के 5 पॉइंट लिख जाएंगे तो हाँ नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा। लेकिन अगर लो के सेक्शन को चेंज किया तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो ये पॉइंट मेरा हो गया यहाँ पर खत्म। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 में आपका क्या है बच्चों? म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सहमति। तो म्यूचुअल का मतलब आपस में कह सकते हैं वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ। ये फेसबुक वाला म्यूचुअल मतलब वो करना है ना, तभी वो कहते हैं कॉमन, है ना। कौन बोल रहा था? प्रीति। चलो, तो म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ में, मींस पार्टनर के आपस में राइट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या है। मतलब वो बिना बताए से हो जाना, हो गई लड़ाई नहीं करेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हाल करेगा। ये अभी कह रही है तुम तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बोलो दिखा। चलो अच्छा, परवेश का ना मुस्कान से ही जन्म लगा रहा है, जैसा मुझे चाहिए हो रहा है। तुम्हारे में क्या? राइट्स तो नहीं थी वो नाराज, लेकिन अब आपने जरूर कर दी एक एक्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में मुस्कान तुमसे नाराज थी, तो आज तो तुम्हारा राइट था, वरना है ना। मैं तो नहीं थी, नहीं मैं मौके नहीं क्या वो थी बात। तुमसे नाराज। वो मेरे से नाराज थी, हाँ बिकॉज शी पॉजेसिव। पोजेसिव। अच्छा चलो, अपने फ्रेंड्स शेयर नहीं करते। हाँ मैंने इसे बोला क्या हुआ, तो बोली मैं नाराज हूँ। मैंने कहा
मेरे से कह रही हाँ, मैंने तो क्यों कह रही आई एम वेरी गुड। पोजीशन का मतलब नहीं पता ना, पता है? चलो, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा कि आपके अधिकार क्या क्या है और आपकी लायबिलिटीज क्या होती हैं। मेरी मतलब देनदारी जिसको बोलते हैं लायबिलिटीज, है ना, कि मुझे किसी को क्या पे करना है या मुझे किसी को क्या देना है। तुम्हारी पेरेंट्स के प्रति क्या लायबिलिटी बनती है? जो उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट करे उसका रिटर्न, उसका रिटर्न देना, है ना ये तुम्हारी लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है तुम्हारी, चाहे मानो चाहे नहीं मानो। जो पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उसका रिटर्न जरूर मिलना चाहिए, है ना। दोगे सब? यस मैम। या खराब करोगे इन्वेस्टमेंट? डुबो दोगे? नो मैम। प्रवेश को बड़ी हंसी आ रही है। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि हमारे अधिकार क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। अब सुनना जरा, अब इसमें भी वही वाली बात है, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए, ठीक है। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of business। क्या मतलब है इस लाइन में? वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। Not entitled to receive remuneration। क्लास, आपके पापा का जैसे बिजनेस है ना, अब पापा बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है ना सेल परचेज करना, या वो फर्म को ये बोलेंगे, बिजनेस को ये बोलेंगे मुझे इसके बदले की सैलरी दो। बोल सकते हैं, काम आप ही का है, सैलरी निकालोगे तो एक तरीके से अपनी ही कैपिटल कम कर रहे हो, क्योंकि सैलरी निकालोगे अल्टीमेटली एक्सपेंस बुक करोगे अल्टीमेटली प्रॉफिट को रिड्यूस करोगे, प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली कैपिटल भी रिड्यूस होगी, तो अगर आप सैलरी मांगे तो मांगो, लेकिन अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हो आप? रिड्यूस कर रहे हो। और आपके कैपिटल पे ही तो डिपेंड करता है ना आपकी फर्म का बिजनेस, है ना। आपके बिजनेस की जितनी अच्छी पूंजी होगी तभी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ही तो माल भर पाओगे दुकान में, जितना माल ज्यादा भरोगे उतना ही तो सेल कर पाओगे, और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही तो प्रॉफिट कर पाओगे। सारा सर्कल यूं घूम रहा है, समझ रहे हो? हाँ जी। जैसे 3-4 पार्टनर्स होते हैं, अब मान लो एक ज्यादा काम करे, कम काम करे, ज्यादा करे, कम करे, और ज्यादा वाले को क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा क्यों करेगा वो? एक बात सुनना मेरी, एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ आपका रेशो, ठीक है। अगर वो ज्यादा कर रहा है और पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि जेन्युइनली ये बंदा ज्यादा काम करता है, तो पार्टनरशिप फर्म उसको सैलरी ऑफर कर सकती है, रेम्यूनरेशन ऑफर कर सकती है, और प्रैक्टिकली पार्टनर्स लेते हैं। लॉ ने क्या कहा? नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन, कहने का मतलब आप मांग नहीं सकते हो। अगर पार्टनरशिप फर्म आपको नहीं दे रही है तो पार्टनर खड़ा नहीं हो सकता ऐसे कि मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आपके पास राइट नहीं है रिसीव करने का। हाँ, मेरी मर्जी आए, मेरी मतलब फर्म की मर्जी आए तो आपको दे सकती है। अगर एग्रीमेंट है तो कर सकते हो, एग्रीमेंट में तभी लिखेगी ना जब फर्म की मर्जी होगी, है ना। फर्म अगर चाहती है कि पार्टनर्स को मिलना चाहिए, अगर जो बंदा ज्यादा काम करता है उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो एग्रीमेंट में लिख दो कि हम पार्टनर्स को इतना रेम्यूनरेशन देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट में अगर लिखा है तो मांग सकते हो आप, लेकिन अगर एग्रीमेंट में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, ना ही फर्म इच्छा रखती है ऐसी रेम्यूनरेशन देने की, तब आप जाके ऐसे राइट के लिए खड़े नहीं हो सकते कि मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है? तो नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। इसमें ऊपर देखो क्या लाइन लिखी हुई है, कॉमन लाइन देखना जरा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। बच्चों इसका मीनिंग बताओगे? मैंने अभी बोल दिया वैसे ये वाली बात। अब ये लाइन कॉमन है, उसके बाद ये पॉइंट्स है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में तब वो मांग सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स का मतलब क्या है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि फर्म पार्टनर को
क्या देगी, रेम्यूनरेशन देगी, यस, तब आपका ये नोट हट जाएगा, तब क्या लिखा जाएगा, एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है तो ये एप्लीकेबल होगा। पता, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान देना। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स का मतलब क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी हुई है तो उसकी बात मानो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई तो ये वाली बातें मानो। ठीक है, मैं 2 लाइन लिख देती हूँ कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा है उसकी बात मानो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने लिखा है तो उसकी बात मानो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इससे रिलेटेड मींस रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी है तो किसकी बात माननी है? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो ये माननी है। बताओ, अभी किसी को डाउट है? बताओ भाई, किसी को डाउट है? नहीं। तो ये लाइन लिखी इसलिए गई है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर का मतलब क्या है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन देगी तो देगी, तब पार्टनर मांग सकता है, तब लिखेंगे I'm entitled to receive remuneration। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप किसकी बात मानोगे? लो की बात, है ना। मैं इस एग्जांपल को पता है कैसे समझाया करती थी, जैसे एक है आपके फादर, एक है आपके फादर और एक है आपके अंकल, है ना। ये हो गए पापा और ये हो गए आपके चाचा। हम इतनी इंग्लिश तो आती है। क्यों ताऊजी भी हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, ताऊजी। वैसे अंकल में मामा भी आ जाते हैं, लिख दो। सारा खानदान देख रहा हूँ। चलो कोई भी अंकल है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जो पापा है वो कौन है? पापा। पापा है, वो पापा है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पापा है, मम्मी थोड़ी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पापा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पापा है, ठीक है। आप सबसे पहले बात किसकी मानते हो? पापा की, कॉन्ट्रैक्ट की बात मानते हो। लेकिन अगर पापा किसी चीज पर चुप हो जाए तो आप किसकी बात मानोगे? मम्मी की माननी पड़ती है पहले। मैं पापा कहते हैं, मम्मी से पूछ ले। अच्छा, मैं यहाँ मम्मी लिख देती हूँ। लो, तुम्हें मम्मी ज्यादा प्यारी है तो मैं यहाँ मम्मी लिख देती हूँ। नहीं, मैं अपनी मम्मी को नहीं, पापा से पूछ ले, फिर किससे पूछ ले? नहीं, दोनों में से एक की तलाश मारनी पड़ेगी। सारे रिश्तेदारों से पूछ ले, उसके बाद अब समझ में आ रहा है? हमारे पापा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पापा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट। अरे लोग में पापा अलग बनेंगे, ठीक है, वो घर में पापा है। मम्मी ने बताया था उनके हस्बैंड है। हमारे पापा है, कॉन्ट्रैक्ट मींस पापा की बात माननी है सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट की बात माननी है। लेकिन अगर पापा किसी बात पे साइलेंट हो जाए तो किसकी बात मानोगे? मम्मी। मम्मी कौन है? बाबू। हम साइलेंट तो नहीं होते, वाइब्रेट जरूर होते। चलो, तो मदर की बात मानोगे, लो की बात मानोगे, जो लो कहेगा उसकी बात मानोगे। यानी कि अगर यहाँ पर एग्रीमेंट साइलेंट हो जाए तो आप क्या बात मानोगे? इसकी। और लो क्या कहता है कि कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगी ना तो मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी कि इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। सबको समझ में आ गया इतना? अभी भी डाउट है तो पूछ लो। मैं एक मिनट एग्जांपल नोट कर लेते हैं। ये फादर मदर वाला। The partners are entitled to share equally in the profits and shall contribute equally to the losses sustained by the firm। मतलब इक्वल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रखा तो इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी बताया था आपको, या तो कॉन्ट्रैक्ट में पीएसआर लिख दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पापा ने डिसाइड कर दिया कि इतने मिलेंगे आपको, आपकी जो क्या बोलते हैं मंथली वो पॉकेट मनी, है ना। पापा ने अगर कहा कि इतनी पॉकेट मनी मिलेगी तो वो मिलेगी। अगर कुछ नहीं कहा पापा ने तो किसकी बात मानोगे? मम्मी की। और मम्मी कौन है? लो। लो क्या कहता है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा? बताओ, आप समझ में आ रहा है? या तो एग्रीमेंट में लिख दो, नहीं लिखते तो फिर लो की बात मान लो। लो कहता है कि इक्वल शेयर करना है आपको, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज
where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. कहने का मतलब, अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि हम पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे अकाउंट्स में बड़ी एंट्रियां करी होंगी तुमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपने एग्रीमेंट में लिखा कि हम पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से प्रोवाइड किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ, ये हाईलाइट कर दो जरा प्रॉफिट्स को, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इन केस किसी ईयर में प्रॉफिट्स ना हुए तो फिर क्या करोगे, इन केस किसी ईयर में प्रॉफिट ना हुए तो क्या करोगे, सिर्फ जो एक्सपेंसेस होंगे ना, मैम सिर्फ लॉस का इंटरेस्ट नहीं देंगे, जो मेंटेन का होगा इंटरेस्ट नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं। तो ये बात किसने कही, लॉ ने कही कि प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट मत देना। ठीक है, बात समझ में आई, क्या हुआ। नहीं, एक केस था कि उसमें हाँ मैम, अगर लॉस इनकम होता है ना, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं उसके प्रॉफिट के हिसाब से, उसमें क्या बात से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम क्या बता क्या रहे हो, ये बताओ। अकाउंट में पढ़ा था क्या पढ़ा था? अगर लॉस हुआ है उसके उसमें भी तेजी का शायद तो देनी है, फिर अगर लॉस हो जाए वो तो मेरा आपका देखो क्वेश्चन में, अगर देखो एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिख दिया क्लास, मैंने अभी क्या लाइन बोली है वो लाइन कॉमन है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि लॉस होने पर भी देंगे तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं उसके इसको बोलते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं वो पूछे। अभी कोई आइडिया नहीं मुझे, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट देंगे तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो लॉ क्या कहता है कि प्रॉफिट है तो दो और नहीं है तो मत दो। बात समझ में आ रही है, कमाया है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं कमाया तो कहां से लाओगे, है कि नहीं। तो लॉ बनेगा बड़ा जेन्युइन तरीके से, ध्यान रखना। लॉ जो है वो सब चीजों को देख के बनाया जाता है, लॉ जो है वो सब चीजों को देख के बनाया जाता है कि मतलब सही चीज तो बनाई है ना कि कमाओ तो दो, नहीं कमाओ तो मत दो। लेकिन अगर फर्म ने एग्रीमेंट में लिख दिया कि चाहे मैं कमाऊं चाहे मैं ना कमाऊं, लेकिन मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जरूर दूंगी, तो आप किसकी बात मानोगे, एग्रीमेंट की बात। क्लियर है, चलो इसका डी पॉइंट आता है आपका, a partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest at the rate of 6% per annum। ये किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। वेरी गुड। इसमें भी सेम बात बोलूंगी मैं, एग्रीमेंट में लिख दिया ना 10% देंगे तो उसी की बात मानना। एग्रीमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देंगे तो उसी की बात मानना, लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा, 6% का देना। क्लियर है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस नहीं होगी, in the absence of any provision relating to this in the partnership deed, है ना, in the absence of provision related to this in the partnership deed। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं है तो आप लॉ को फॉलो करोगे। लॉ कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% देना है, एग्रीमेंट में आपको ज्यादा देना, ज्यादा दो, कम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका ई पॉइंट क्या कहता है, The firm shall indemnify a partner, उल्टा हो रहा है, The firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। मैम इतनी बड़ी लाइन पढ़ती है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं।
सुना? गोवा। किसको जाना है? क्या? किसको जाना है? नहीं, मेरे कोई ले जा रहा है तो मैं पैदल ही गोवा में हो रही हूँ। अच्छा ठीक। बीच पे या रेस्टोरेंट? हॉस्पिटल में। यस, किसको जाना है? मैं फिर उसी को एग्जांपल में उठाऊं ना। फ्री में ले जा रहे हो? इसी को जाना है स्कूल में इसी का। अच्छा मुस्कान को जाना है, चलो ठीक। आ जाओ बलि का बकरा बनने। मुस्कान को जाना है गोवा, ठीक है। मुस्कान एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ठीक है। गोवा गई घूमने के लिए, गोवा गई घूमने के लिए। वहां पर ना मेरी फर्म का एक क्लाइंट भी आया हुआ था। कौन आया हुआ था? क्लाइंट आया हुआ था। आपने क्या किया? क्लाइंट से जैसे बातें की, हाँ भाई घूमने आया हुआ है, उसने भी बताया कि हाँ छुट्टियों में घूमने आया हुआ है। तो क्लाइंट ने बातों में ही ना हमारी फर्म से कुछ पैसे लेने थे। क्या करने थे? हमारी फर्म से कुछ पैसे लेने थे। उसने पार्टनर को मतलब बातों में ही कह दिया कि जो लाइबिलिटी बनती है यहीं पे दे दो भाई, मेरे को थोड़े से पैसे की भी जरूरत है कि मैं कम पैसे लेके आया हूँ घूमने के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई अगर अभी पेमेंट कर दोगे ना कैश पेमेंट, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट और दे दूंगा जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट है। उसके बेचारे का बजट कम है। ठीक है, ठीक है। अब पार्टनर को लगा कि देखो फायदा तो हो रहा है ना, कि अगर मेरे अभी पेमेंट करने से अगर ये मेरी फर्म को एक नया प्रोजेक्ट देगा, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट देगा, तो फायदा है ना। और पार्टनर की ड्यूटी बनती है फायदा सोचना। किसका फायदा? फर्म का फायदा सोचना, पर्सनल नहीं, फर्म का फायदा सोचना। तो पार्टनर ने क्या किया? अपनी जेब में से पैसे निकाल के क्लाइंट को दे दिए। वो लायबिलिटी किसकी बनती थी? लेकिन पैसे किसने पे करे? तो बताओ पार्टनर की जेब पे असर पड़ना चाहिए या फर्म की लायबिलिटी भुगतनी चाहिए? तो फर्म की ड्यूटी क्या बनती है? रिइंबर्समेंट की बनती है कि फर्म उस पार्टनर को वो पैसे दे, बनती है कि नहीं बनती? तो फर्म की ड्यूटी बनती है इंडेमनिफाई करना किसको? पार्टनर को, अगर उसने अपनी जेब से कोई पैसा फर्म के क्लाइंट को पे किया है तो। पहला पॉइंट समझ में आया? अगर पार्टनर ने फर्म की किसी लायबिलिटी को अपनी जेब से पे कर दिया है तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनर को उसकी रिइंबर्समेंट कर दे। क्लियर? सेकंड पॉइंट के लिए भी यही एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट दूंगा, अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। तो आपका दिमाग क्या काम किया कि पैसा देना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा? एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा जो मेरी फर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेके आएगा। ऐसी बात है। तो एक बात बताओ, अगर आपका खुद का बिजनेस होता है, जैसे ये पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें तो कई लोग हैं, अगर आप अपने मतलब जनरल अपने बिजनेस के बारे में सोचते तब भी तो आप हाँ करते ना कि हाँ पेमेंट देना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो जागरूकता के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले सकता है, अगर आपने वैसा डिसीजन लिया है तो फर्म की ड्यूटी बनती है उस पार्टनर को इंडेमनिफाई करने की, भुगतान करने की, रिइंबर्स करने की। तो अब एक बार पढ़ लो। द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर in respect of payment made, in respect of payment made, जो मुस्कान ने उस क्लाइंट को पेमेंट की है, and liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of business of the firm and in doing such act। और ये पैसा देना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमें एक उसी इमरजेंसी में एक प्रोजेक्ट भी मिल रहा था पैसा देने के बदले में। तो इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। कई बार ऐसा भी होता है ना, फर्म लॉस में जा रही है तो इस टाइम तो जो प्रोजेक्ट आ जाए प्रॉफिटेबल वही ज्यादा अच्छा है ना। तो मैंने क्या किया? फर्म को लॉस में जाने से बचा लिया, है ना। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसा कि एक पर्सन नॉर्मली दिमाग लगा के करता ये काम, वैसा ही वो पार्टनर भी कर रहा है इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मींस आप इमरजेंसी में क्या सोचते हो? जैसे मान लो किसी दुकानदार के यहाँ पे दुकान में आग लग गई, किसी भी दुकान में आग लग गई, खड़े खड़े वीडियो बनाओगे वहां पे? यस मैम, इसको हम वायरल करेंगे, इतने सारे व्यूज आएंगे, बताओ क्या करोगे? फायर ब्रिगेड को फोन भी कर दोगे, पर कुछ अपनी तरफ से भी तो कोशिशें करोगे ना, पानी
ऑर्डिनरी डालने की, या नहीं? थोड़ा कम करने की तो कोशिश करोगे ना, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी, क्या पता तब तक तो राखी हो जाए सब कुछ। मैम ये रील बनाएगी, पेट्रोल डाल। ठीक है, तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस के केस में मींस अगर आपकी वो अपनी, अच्छा एक मिनट, ये तो दुकानदार की थी, आपकी खुद की दुकान में आग लग गई, बताओ बनाओगे रील्स? बताओ। दुकान में नहीं है, घर तो है, घर है ना, तो भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन जस्ट एग्जांपल है कि अगर मान लो किसी के घर में आग लग जाती है, तो अपने घर में जब आग लगेगी तो क्या ये रील्स बनाओगे? फायर ब्रिगेड को फोन करते पहले खुद भी तो कोशिशें करते हो ना पानी की बाल्टियां डालने की, है ना? तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में मींस जो पर्सन अपने खुद के केस में जो डिसीजन लेता है वही उसने फर्म के लिए लिया। गोवा में जाने के बाद उसको ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो दिख रहा था, तो वो अपने लिए सोचता तो डिसीजन यही लेता ना कि मुझे पेमेंट कर देनी चाहिए, तो उसने फर्म के लिए भी यही किया। तो अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो फर्म की ड्यूटी बनती है उस पार्टनर को रिइंबर्स करने की, इंडेमनिफाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेमनिफाई कौन कर रहा है? किसको कर रही है? पार्टनर को कर रही है। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया? आगे बढ़ो। लास्ट, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म, उल्टा हो रहा है। A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of business. उसने अपनी लापरवाही की वजह से फर्म को क्या पहुंचाया है? नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पार्टनर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगी पार्टनर और यहाँ पर करूंगी फर्म, और ये करेगा इंडेमनिफाई। अच्छा एक मिनट, तुम्हारे दिमाग की किसी की बत्ती नहीं जली यहाँ पर? हम दिमाग में बत्ती नहीं है, कल से करनी पड़ेगी। तेरे तो 10 बार आए। क्लास हमने अभी सेक्शन 10 पढ़ा है। क्लास अभी हमने सेक्शन 10 पढ़ा है, किस बारे में था? 10 नंबर क्या किस बारे में था? 10 नंबर क्या था? फ्रॉड था। तो ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड टू द फर्म बाय द पार्टनर, उसमें भी तो पार्टनर इंडेमनिफाई कर रहा था फर्म को, इसमें भी वही कर रहा है, तो फर्क क्या है? उसमें फ्रॉड यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? धोखाधड़ी की वजह से, फ्रॉड की वजह से जो नुकसान पहुंचाया था ना उसकी भरपाई। लेकिन सेक्शन 13 के सब सेक्शन F में क्या है? लापरवाही की वजह से। आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने लापरवाही दिखा दी, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन से सेक्शन में होगी? सेक्शन 13 के सब सेक्शन F में। क्लियर है? हाँ जी, आगे सब समझ? आगे बढ़े, रिवीजन हो जाए। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। सब सेक्शन ए क्या कहता है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, आपके सारे प्रोविजन है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन। सब सेक्शन डी क्या कहता है? एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इक्वली। ठीक है, सी क्या कहता है? अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि प्रॉफिट है तो भी देंगे, लॉस है तो भी देंगे, तब आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रेट पे? 6%। एग्रीमेंट में अगर लिखा 8% तो अच्छा, फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा पार्टनर को अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर देता है तो। उसके बाद एफ में पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फर्म को फॉर लॉस कॉज्ड ड्यू टू विलफुल निग्लेक्ट। विलफुल निग्लेक्ट, लापरवाही की वजह से, विलफुल निग्लेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, मैम हो गए ये दो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी आ गया। चलो एक बार क्विक रिवीजन पूरी हो जाए जो अभी तक हमने पढ़ा है आज। चलो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? चैप्टर का नाम बताओ। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। उसमें हमने सेक्शन 9 से लेके कहाँ तक पढ़ा है?
सेक्शन नंबर 13 तक पढ़ा है। सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा था? General duties of partners. जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। बताओ भाई जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट, Greatest common advantage. वेरी गुड, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फर्म टू Greatest टू द लिखना है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट यही था। सेकंड पॉइंट बोलो बच्चों, Faithful to each other. टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट बोलो, Render true account and full information to To the partner render or legal representative. ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन टू पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अच्छा क्लास देखो, मैंने जनरल ड्यूटीज में यहाँ पे 1 2 3 करके जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, अगर आपको सीरीज याद नहीं हो रही हो तो आप ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका सबसेक्शन ना हमेशा ब्रैकेट में होता है, लेकिन मैंने कैसे लिखा है ना, तो चल जाएगा ना। वैसे आपको पैराग्राफ में भी चल सकता है, ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अच्छा सेक्शन 10 में क्या था? सेक्शन 10 में ड्यूटी टू indemnify for loss caused by fraud. indemnify for loss Caused by fraud. caused by fraud। ठीक है, यही था। इसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा। सेक्शन 11 Determination of rights and duties by a partner contract between contract by the partner. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी? पार्टनर की। कहां पर होती हैं? इन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि आपकी राइट्स और ड्यूटीज कहां से डिटरमिन होती है? कॉन्ट्रैक्ट में से। और कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। सेकंड पॉइंट में क्या था? नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड Indian Contract Act 1872. ये वन था आपका। सेकंड में क्या था? नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद क्या लाइन थी कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। तो नॉट एंटाइटल्ड क्या हो गया? टू कैरी ऑन बिजनेस अदर देन फर्म। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 12। बताओ बच्चों, Business. सेक्शन 12 में क्या था? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ सीरीज में याद है? Yes, ma'am. लिख दो A B C D E। ए में क्या था? राइट टू टेक पार्ट। उसके बाद Bound. Bound to attend diligently. बाउंड टू अटेंड Diligently. diligently Duties. to his duties। Unit. उसके बाद सी में क्या था? ऑर्डिनरी में आप कैसे डिसीजन लोगे? मेजॉरिटी। और स्पेशल में Consent of all partners. इसको मैं यूनानिमस लिख दूं। Yes, ma'am. ठीक है। डी पॉइंट में एक्सेस Right. यही था ना? Inspect and copy. एंड कॉपी। उसके बाद ई में क्या था? Legal. डेथ के केस में हम किस किस को ये ड्यूटी देते थे? एक्सेस, इंस्पेक्ट और कॉपी करने की ड्यूटी किसको देते थे? या तो हियर्स को, Legal representative. लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, Duly authorized agents. ड्यूली ऑथोराइज्ड Agents. एजेंट्स। ठीक है। अच्छा सेक्शन नंबर 13 Mutual rights and liabilities. म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। एक मिनट सारे चुप रहना, रोहित बताएगा।
बताओ। A B C D E F। बुक बंद करके रोहित बताएगा सारे मुझे सीरीज में। यस अभी कराया है लेटेस्ट। अच्छा कॉमन लाइन बता दो सारे, उसके बाद रोहित शुरू करेगा। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। बताओ बेरोश। मैम रेम्यूनरेशन फर्स्ट पॉइंट। हाँ क्या है रेम्यूनरेशन? एंटाइटल और नॉट एंटाइटल? नॉट एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन। सेकंड मैं पेपर साइड हो जाओ, फोटो खींच रही है। तो पूरा तो कर दूं। नेक्स्ट मैम आपकी खींच रही है। नेक्स्ट मैम P&L प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एंटाइटल्ड टू शेयर पता है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हाँ पता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, वो भी कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं याद। गोवा वाले बीच पे इंडेमनिफाई फर्म करेगी। इंडेमनिफाई किसको? पार्टनर को। अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे आउट की है तो। एंड लास्ट पॉइंट पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर क्या करेगा रोहित? इंडेमनिफाई करेगा फर्म को। किस लिए? लॉस कॉज्ड बाय विलफुल नेगलेक्ट। ठीक है बताओ पूरी रिवीजन हो गई? आज के लिए हमने सारा पढ़ा है। मैम आप सोचो नहीं बता पाएगा। नहीं मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, मुझे ये भी पता है किस किसने हेल्प किया। हम किसी ने नहीं कहा बोल रहे नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को पता है। ठीक है तो आज हाँ जी 14 होगा तो फिर एक पे जोड़ हो जाएगा। छोटा सा बाहर ये खोल बाहर। पूरे बड़ी सुविधा बता के दिखाओ। मैंने छोटा है। ठीक है क्लास, यहाँ से आपकी पूरी रिवीजन हो गई है ना? चलो अभी मैं कुछ और भी करवा रही हूँ, थोड़ी सी शांति रखो। थोड़ा साइड होना चाहिए। एनालिसिस नहीं पढ़ाएगा, जो ऊपर मैं वही पढ़ाऊंगा। अच्छा एक मिनट, आज के लिए बहुत है, मेरी बात सुनो। ये मैंने जो पढ़ाया है, ये मैंने जो रिवाइज करवाया है, घर जाके बुक बंद की बंद नहीं उठ के आ जानी चाहिए थर्सडे को। घर जाके बुक खोलोगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसको रीड करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें एनालिसिस में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उस एनालिसिस को पढ़ोगे तो आपकी और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आपको समझ सब कुछ आएगा, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हो। तो आप रीड करोगे, आपको सब समझ में आएगा। तो जितना मैंने करवाया उसको घर से रीड जरूर करोगे। ठीक है, एक बार मैं कुछ ना एमसीक्यूज करवाना चाह रही थी। 3 क्लास में थे इसीलिए बोल रहे थे एक पे जोड़ दो। क्या चीज? कंप्लीट करवा देते मेरे ऊपर है ना, मेरे को ऊपर छोड़ दो। हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन हो जाएगा। हाँ जी 3 दिन में नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट में भी वैसा ही टॉपिक लूंगी जो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक एमसीक्यू पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ पार्टनर? पार्टनर का राइट कौन सा नहीं है? दैट इज विच ही कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। जिन चीजों के लिए वो ऐसे हाथ करके खड़ा नहीं हो सकता कि मुझे ये चाहिए। ऑप्शन पढ़ रही हूँ, बताना। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, है ये राइट? सेकंड, राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट बुक्स, यस है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, यस है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, यही नहीं है। हो गया आराम से? चलो इसके बाद आता है आपका मैं पढ़ता नहीं जाऊँ सांस ले। मैं वीडियो यहाँ बैठ। If a partner commit fraud in the conduct of business of the firm, if the partner commit fraud in the conduct of business of the firm, तो he shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud. First option. Second option है he is not liable to the firm.
थर्ड है he is liable to the partner, he is liable to the third party. First फर्स्ट वाला था according to section 10 नंबर according to section 10, ठीक है। ये पेपर में ये 10 नंबर ही मत बोल आना वहाँ पे। अच्छा, partners are bound to carry on the business of the firm. Partners are bound to carry on the business of the firm first to the greatest common advantage, for the welfare of the society, for the advantage of family members, or for earning personal profit. First. To the greatest common advantage. Which of the matters are that require unanimous consent of all the partners? Which are the matters that require unanimous consent of all the partners? सुन लेना जरा। Admission of a partner, transfer by a partner of his interest in the firm, fundamental change in the nature of business, or all of the above? All of you. बताओ। All of the above. Sure? Yes, ma'am. कैसे? You can आज की क्लास में तो नहीं पढ़ा। आज की क्लास में तो सिर्फ क्या पढ़ा है? फंडामेंटल चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस अगर है तो आपको यूनानिमस कंसेंट चाहिए। बाकी दो भी आगे पढ़ोगे तब जवाब देना, ठीक है? Answer to all of the above. ठीक है। अच्छा, बस और नहीं है। हाँ करो।